Hello everyone, this is तमन्ना. वेलकम टू लेट्स स्टडी. और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट लेसन. तो आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बाल विकास के सिद्धांत बहुत सारे हैं, तो आज हम इन 8 सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें ये समझना है कि बाल विकास के सिद्धांत का मतलब क्या होता है. बाल विकास के सिद्धांत का अर्थ ये होता है, मतलब ये होता है कि बालक बालक का जिस तरह से विकास होता है यानी कि शारीरिक, मानसिक और भी जितने भी आयाम हैं जो उसमें शामिल होते हैं, वो अगर हम उसका अध्ययन करते हैं, उनको दृष्टि से देखते हैं अपनी, तो वो सिद्धांतों में वो ढले हुए प्रतीत होते हैं. जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि विकास के जितने भी आयाम हैं कुछ सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, तो उन्हीं को ही कहा जाता है बाल विकास के सिद्धांत. जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है आपका निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी. प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है. जैसे हमने आपको डिस्कस किया था हमने इकट्ठे कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास एक ऐसा क्रम है जो कभी भी नहीं रुकता. तो विकास जो है वो ना रुकने वाली प्रक्रिया है. माँ के गर्भ से ही ये शुरू हो जाती है प्रक्रिया और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है कंटिन्यू. अगर आप देखेंगे कि एक छोटे से नगण्य आकार के रूप में जो शिशु है जब जीवन को प्रारंभ करता है तो वो अपने व्यक्तित्व के सभी पक्षों में यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषागत इन सभी में विकास करता हुआ आगे बढ़ता है. और ये जो आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर हर चीजों को आत्मसात करना है, ये जो निरंतरता भली आगे बढ़ती रहती है, यही प्रदर्शित करती है निरंतरता के सिद्धांत को. जिस तरह से जो बालक है वो आगे बढ़ता है विकास के आयामों में, अपने आयु वर्गों में, तो ये भली भांति उसी को ही प्रदर्शित करता है निरंतरता का सिद्धांत. तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बताती है कि जो विकास है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है. ये जो माँ का गर्भ है वहीं से ये प्रक्रिया वॉर्म ऑफ द मदर शुरू होती है और टिल दैट तक कंटिन्यू चलती रहती है. सेकेंड है आपका व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इनका मतलब है कि व्यक्ति में विकास की गति अलग अलग होती है लेकिन क्रम जो होता है उनका समान होता है. कहने का अर्थ ये है कि आपने कभी देखा है ऐसा कि दो जो व्यक्ति है, जो दो बालक है, वो बिल्कुल समान है अपनी वृद्धि और विकास की दृष्टि से. हमेशा जो बालक होता है वो अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के जो चरण है उसमें आगे बढ़ता रहता है. लेकिन फिर भी व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत ये प्रदर्शित करता है कि उनमें व्यक्तिगत अंतर होता है, यानी कि एक समान बालक में वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होगी वो समान रूप से नहीं होगी. इसी प्रक्रिया का अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो आपने कई बच्चे देखे होंगे जो काफी बुद्धिमान होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, किसी की बुद्धि थोड़ी दुर्बल होती है, कोई मन गति से सीखता है. तो ये जो डिफरेंसेस है वो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत उन्हीं को ही उजागर करता है कि विकास में भी व्यक्तिगत अंतर होता है. बालक में कभी भी एक समान रूप से वृद्धि और विकास नहीं होता, वो अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते हैं और व्यक्तिगत अंतर उनमें पाया जाता है. थर्ड है आपका विकास क्रम में एक रूपता, यानी कि समान प्रजाति में विकास की गति समान प्रतिमानों से प्रवाहित होती है. इसका अर्थ ये है, आपने देखा है कि जो विकास है उसमें व्यक्तिगत अंतर का भी सिद्धांत है, व्यक्तिगत अंतर का गुण पाया जाता है. विकास की जो गति होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें एक रूपता की विशेषता होती है जो कि उसको उजागर करती है. इसका मतलब ये है कि समान प्रजाति
में विकास की जो गति होती है उसके जो प्रतिमान होते हैं वो भी समान होते हैं। जैसे आप मनुष्य को देखते हैं, चाहे वो मनुष्य भारत में पैदा हुआ हो, अमेरिका में पैदा हुआ, वो बिल्कुल एक समान ही होगा। यहाँ पर रंग रूप की बात नहीं हो रही, प्रतिमानों की बात हो रही है, उनकी गति की बात हो रही है, तो वो क्या होगा, समान ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य जाति के जितने भी लोग होते हैं उनके जो वृद्धि और विकास होता है वो सिर से प्रारंभ होना शुरू होता है। तो ये सभी मनुष्यों में एक समान होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से कुछ भाषागत कुछ विशेषताएं होती है वो भी सेम होती है, और कुछ मनोगत्यात्मक यानी कि मोटर हमारी जो डेवलपमेंट है वो भी होती है, वो भी समान रूप से होती है। चलना, उठना, बैठना, वो एक क्रम में जो व्यक्ति होता है एक समान रूप से सीखता है। तो समान प्रजाति में विकास की गति समान प्रतिमानों को ही प्रभावित करती है। इसका अर्थ आपको यही जानना है कि जो मनुष्य होते हैं उनमें जो वृद्धि और विकास होता है वो सिर से होना प्रारंभ होता है, और सभी मनुष्यों में ये एक समान होता है। फोर्थ है आपका, विकास की गति एक सी नहीं रहती। विकास की गति में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे आपने देखा है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें कभी भी रोक नहीं लगती। ये एक क्रमिक परिवर्तन है, ये एक सतत प्रक्रिया है जो अविरल हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन फिर भी विकास की गति में उतार चढ़ाव आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा शिशुअवस्था में जो विकास की गति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। बच्चे का शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में, तो ये गति तो होती है लेकिन इस गति में जो तीव्रता होती है वो मंद हो जाती है, यानी कि जो उसका प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। और जब हम बात करते हैं किशोर अवस्था में, तब ये जो तीव्रता होती है ये दोबारा से तेज हो जाती है। तो शिशुअवस्था में विकास की जो प्रक्रिया है उसमें तीव्रता आती है, बाल्यावस्था में विकास की प्रक्रिया मंद हो जाती है, और शिशुअवस्था में विकास की जो प्रक्रिया उसमें दोबारा तीव्रता आती है, लेकिन वो काफी समय तक नहीं रहती। तो इस तरह से इस सिद्धांत का कहने का मतलब है कि विकास की गति जो होती है वो हमेशा एक समान नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिफ्थ बात करें अगर हम फिफ्थ पॉइंट की, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफाइड। विशिष्ट क्रियाओं से पहले सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। आप देखेंगे बच्चों में आप एक विशिष्ट क्रिया यानी कि कुछ स्पेसिफिक देखने के बजाय सबसे पहले आप जो सामान्य उनकी क्रियाएं होगी उन पर आपकी नजर पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बात करते हैं, शुरुआती तौर पे आपने देखा होगा कि बच्चे सभी जो जेंट्स लोग होते हैं उन्हीं को ही पापा करके संबोधित करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनके पापा असल में है कौन। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो अपने पापा को ही पापा कहकर संबोधित करते हैं। तो यही सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत इसी बात को बताता है। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि शुरुआती तौर पर जो बच्चा होता है, शिशु होता है, जब वो रोता है, चिल्लाता है, तो अपने हाथ पैर पूरे चलाता है, यानी कि अंग प्रत्यंगों का प्रयोग करता है। लेकिन कुछ समय के बाद जाकर जो उनका रोना होता है वो उनकी आंखों और उनके जो वाक तंत्र है, जहाँ से वो चिल्ला रहा है, उसी तक ही सीमित हो जाता है। शुरुआती तौर पे एक और एग्जांपल लेंगे, आपने देखा होगा बच्चे किसी भी चीज को जब कैच करते हैं, पकड़ते हैं, तो वो इधर उधर हाथ फैलाते हैं, इधर उधर मारने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो जिस चीज को कैच करने लगते हैं, चाहे वो बॉल हो, टॉय हो, तो उसको एकदम ही वो कैच कर लेते हैं। तो इसका मतलब यही है कि विकास जो है उसमें जब हम बच्चे के विकास को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उनके सामान्य क्रियाओं के दर्शन होते हैं जो कि नॉर्मल है, और उसके बाद जाके विशिष्ट क्रियाओं के दर्शन होते हैं, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। सिक्स्थ है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के आयाम एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। विकास के आयाम यानी कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक,
सामाजिक, स्वेगात्मक, मनोगत्यात्मक, ये सभी जो विकास के आयाम हैं ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक बालक का शारीरिक विकास बहुत ही उच्च कोटि का है, तो पक्का ही उसका जो मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, भाषागत विकास होगा, वो भी उच्च कोटि का होगा। अगर एक बालक का शारीरिक या मानसिक या इनमें से किसी भी विकास के आयामों में उसकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी न्यून है, या वो स्थिति से थोड़ा सा दयनीय स्थिति है, नीचे रह जाता है या पीछे रह जाता है, तो विकास के जो अन्य आयाम होते हैं वो भी उसको पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। अगर एक क्षेत्र में, एक विकास के एक आयाम में वो पीछे रह जाता है, तो अन्य क्षेत्र में भी उनकी अधीनता जो होती है वो प्रकट होती है। तो विकास के जो संबंध है, जो विकास के आयामों का संबंध है, वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, एक दूसरे पर पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर, और एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है। सेवेंथ आपका एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जो ये बताता है कि बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बालक संपूर्ण अंगों को, जो उसके शरीर के सारे पार्ट्स हैं, उनको यूज में लाता है, और फिर उनके जो पार्ट्स होते हैं, संपूर्ण अंगों के पार्ट के जो जिस पार्ट से उन्होंने किसी कार्य को करना है, फिर उसी को ही चलाना सीखता है, और बाद में उसमें एकीकरण को लाना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा किसी भी चीज को पकड़ने के लिए जो बालक होता है पहले पूरे हाथों का यूज करता है और फिर उंगलियों का यूज करता है, और एक समय आता है जब वो पूरे हाथों का भी और अपने फिंगर्स का भी एक साथ एकीकरण करना सीखता है, यानी कि इंटीग्रेशन करना सकता है। किसी भी बॉल को कैच करने में, पकड़ने में, किसी भी प्रकार के कार्य में, इन दोनों ही क्रियाओं में वो सामंजस्य बिठाता है, एकीकरण को स्थापित करता है। तो बालक पहले संपूर्ण अंगों को चलाता है और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। 8 आपका विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर जो विकास है उसकी जो भविष्यवाणी है वो संभव है। ये भी बाल विकास के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि उसकी भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर एक बालक को आप देखेंगे, उनकी हड्डियों का आकार ले सकते हैं, आप उसका चित्र बना सकते हैं, और इसी से भविष्यवाणी की जा सकती है कि आगे आने वाला जो समय होगा उसमें बालक के हड्डियों का आकार किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से आप हड्डियों के आकार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ बालकों में जो मानसिक योग्यताएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, आप उनका भी अंदाजा लगाकर जो उनकी वर्तमान स्थिति है उनको ध्यान पूर्वक उसको ऑब्जर्व करके आगे भविष्य में किस प्रकार की उनकी बुद्धि होगी, इसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से विकास की भविष्यवाणी संभव है। तो आज हमने बाल विकास के कुछ सिद्धांतों को डिस्कस किया है, आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।